अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल जो हमारा आखिरी पॉइंट था वो सॉफ्टवेयर प्राइसिंग था, जिस पे इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। द प्राइसिंग इज अ मेथड ऑफ डिटरमिनिंग वैल्यू ऑफ प्रोड्यूसर विल गेट इन एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। जो आप गुड या सर्विस दोगे उसके मुकाबले में जो रिटर्न में जो आपको प्राइस मिलेगी, जो कीमत मिलेगी, उसको हम प्राइसिंग का प्रोसेस करते हैं। द प्राइसिंग दैट अ कंपनी चार्जेस फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस इज कंस्ट्रेन्ड बाय द फैक्टर but the fact that revenue must exceed the cost of product। जो आपके प्रोडक्ट हैं उनकी आपको प्राइस इस लिहाज से सेट करनी है कि आपका जो एक्सपेंस है वो निकलने के बाद, लेट्स सपोज आपने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, आपने 10,000 कुर्सियाँ बनाई और आपका 20,000 खर्चा आया। इसमें आपने भी लेबर और बाकी चीज़ें भी डालनी, तकरीबन लगाने हैं 50,000 का आपका खर्चा है टोटल। खर्चा तो निकले ही, लेकिन खर्चे के अलावा आपको मुनाफा भी बचे। सॉफ्टवेयर कंपनीज आर टिपिकली फेस्ड विद प्राइसिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। Software companies, सॉफ्टवेयर कंपनीज आर टिपिकली फेस्ड विद प्राइसिंग इन कॉन्टेक्स्ट। जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनको जो प्राइसिंग करनी होती है तो उनको तीन जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं इनके मुताबिक अपनी प्राइस सेट करनी पड़ती है। प्राइसिंग a bid to provide service such as consultancy, design or programming with payment based on the effort supplied। जो कॉन्ट्रैक्ट कोई आपको देगा, ये कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट अपनी वेबसाइट पे जब अनाउंस करेगी तो आप देख लेंगे कि उसके अंदर क्या क्या काम रिक्वायर्ड है। तो आप बिड करेंगे कि हमें ये काम करने में, हम ये काम करने के इतने पैसे लेंगे, जिसमें आप अपने सारे एक्सपेंस पहले कैलकुलेट। अगर कोई नेटवर्किंग करवाना चाह रहा है तो वो जीसी अगर अनाउंस करती है जी हम इस डिपार्टमेंट की नेटवर्किंग कराना चाह रहे हैं, टेंडर अनाउंस करती है, तो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेज उस पर बिड करेंगे। जब बिड करेंगे तो वो अपना जो बिल प्रेजेंट करेंगे उसके अंदर वो अपने एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट दोनों को ऐड करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी प्राइसिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट विद समवन हैव डेवलप्ड। कभी कभी जो आपका क्लाइंट है वो खुद ही आपको बता देता है कि जी ये हम सॉफ्टवेयर इस तरह का चाह रहे हैं। उसके अगर किसी कनेक्शन के पास होगा तो वो कह देगा जी ये हम सॉफ्टवेयर इस तरह का चाह रहे हैं और ये हमारे जानने वाले ने या हमने ही पहले इतने का बनवाया था। तो आपको एक रेफरेंस प्राइस दे देंगे। फिर आप बहुत ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकते क्योंकि आपको पता है कि उसकी रेफरेंस प्राइस क्या है, लेकिन आप अपने जायज़ एक्सपेंस और प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए उसको प्राइस कोट कर सकते हैं। और तीसरा कमीशन बेस्ड सर्विस। जिस तरह विंडोज़ की कीज़ हैं या फिर ये एंटीवायरस की की है, तो ये आपका अपना प्रोडक्ट नहीं है, ये किसी और कंपनी का प्रोडक्ट है, लेकिन उसको आप अपने पास कमीशन रख के सेल करो। आप उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि हम आपके सेलर बन जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो कहेंगे ठीक है हम आपको पर आइटम सोल्ड इतना कमीशन देंगे। तो इस तरह आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर सकते हैं। जो आज हम लेक्चर स्टार्ट करें वो एनुअल स्टेटमेंट है और इंशाल्लाह हमने इसके बाद ये एक और हेडिंग आएगी ऑडिटिंग की। फिर हमारा फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और फिर आ जाएगा जी एनाटमी ऑफ सॉफ्टवेयर हाउस या फिर एनाटमी ऑफ सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो हम जितनी भी स्लाइड वो इंशाल्लाह आज कंप्लीट कर लेंगे। एनुअल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो कि कोई भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है अपने पूरे साल की परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए। जो उसके अकाउंट्स के अंदर पैसे आए हैं, जो उसने पैसे दे दिए किसी को, ये रिपोर्ट जब बन जाती है तो ये जो कंपनी का रजिस्ट्रार है या फाइनेंस का हेड है उसके पास जमा हो जाती है और वो फिर एफबीआर में जमा कराता है। एफबीआर चेक करता है कि कंपनी पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक काम कर रही है कि नहीं, कोई बेनामी अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रही, करोड़ों रुपया ले रही है और मुनाफा नज़र नहीं आ रहा, पैसा जा कहाँ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो उन रिपोर्ट से क्लियर होते हैं जो एफबीआर को जमा होती है और ये
एनुअल स्टेटमेंट के अंदर आती है। अब एनुअल स्टेटमेंट की दो टाइप्स हैं। एक है एनुअल स्टेटमेंट की टाइप जिसको हम कहते हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरी आती है जी बैलेंस शीट। इन दोनों को हम अब एक्सप्लेन करेंगे। अब बैलेंस शीट इज अ स्नैपशॉट ऑफ, सॉरी मैं रीड नहीं किया। All limited companies are required to produce annual accounts and to give a company and to give a copy of them to the registrar of the company for filing. Company account should include बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब एनुअल शीट के अंदर जो बैलेंस शीट है वो क्या है एनुअल स्टेटमेंट की, एक मिनट क्लास। जो बैलेंस शीट इज अ स्नैपशॉट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट अ सिंगल इंस्टेंट, नॉर्मली एट द एंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल ईयर. It shows the value of organization assets and its liabilities. Normally, a balance sheet also shows the 12 months previously position for comparison purposes. As the name suggests, a balance sheet must be balance of the total assets and the total liabilities should be equal. To achieve this, a balancing item is added on one side of a balance sheet. अच्छा, जो बैलेंस शीट है उसमें तीन हेडिंग्स हैं जो कि सबसे अहम हैं। सबसे पहली हेडिंग है जी एसेट्स, दूसरी हेडिंग है लाइबिलिटीज और तीसरी हेडिंग है नेटवर्थ। अब इन तीनों के दरमियान में मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ। बेसिकली ये है हमारी बैलेंस शीट। अब यहाँ पे पर्सनल बैलेंस शीट की एग्जांपल दी गई है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की भी बैलेंस शीट्स होती हैं और वो उनके मकासद वही होते हैं जो यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उस वो बनती ऐसी है जैसे ये बनी हुई है। अच्छा जी, सबसे पहले जो हेडिंग है हमारी वो है एसेट्स। एसेट्स वो रिसोर्सेज हैं या वो वैल्यू है जो आपके पास है, आपके इख्तियार में है कि आप वो उस वैल्यू, उस पैसों के साथ या उन रिसोर्सेज का जो मर्जी करें। आपके पास आपके आप घर की जगह आपकी हो सकती है, आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे हो सकते हैं, आपके पास गाड़ी आपके एसेट हो सकती है, आपने किसी से कर्जा लिया, वो कर्जा के पैसे आपके हाथ में आ गए हैं तो वो अब आपका एसेट बन चुका है। वो तमाम रिसोर्सेज चाहे वो लिक्विड है या नॉन लिक्विड है। लिक्विड मतलब कि वो 1 घंटे के अंदर आप उससे ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। पैसा हो गया, सोना हो गया, आपने गाड़ी बेचनी है, गाड़ी बेच के पैसे लेने हैं, ये वो चीज़ें जो आप जल्द से जल्द में ट्रांजेक्शन में ला सकते हो, उनको आप लिक्विड एसेट्स कहते हो। लेकिन कुछ होते हैं जो नॉन लिक्विड एसेट्स होते हैं, जिस तरह घर की ज़मीन या आपने लैपटॉप खरीद कर रखा हुआ है, तो ये सॉलिड एसेट्स होते हैं, नॉन लिक्विड एसेट्स। तो ये कैश में पहले कन्वर्ट होंगे और फिर कैश को आप इस्तेमाल कर सकोगे। तो वो तमाम एसेट्स जो आपकी प्रॉपर्टी है और आपके इख्तियार में आप उनको इस्तेमाल करना, वो आपके एसेट्स काउंट होंगे। लेकिन अगर आपने किसी का कर्जा वापस करना है या आपने किसी को कोई पैसे देने हैं, वो आपकी लाइबिलिटी में आएगा। तो एसेट आपके इख्तियार में होता है, लाइबिलिटी जो आपने किसी को वापस करना है। अगर मैं एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दूं तो आपकी नेटवर्थ निकल आएगी। इस एग्जांपल में जो यहाँ आपके सामने है 77 मिलियन जो जो एसेट्स हैं वो एक शख्स के पास हैं, जबकि उसने 2 मिलियन वापस करने, तो उसकी नेटवर्थ 7 मिलियन माइनस 2 मिलियन 5 मिलियन रह गई। जो ये डॉक्यूमेंट है इसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। जिस तरह ये पर्सनल बैलेंस शीट दिखाई गई है, ये ऑर्गेनाइजेशन की भी बैलेंस शीट होती है जहाँ पे एसेट्स ऑर्गेनाइजेशन लेवल के होंगे, उसके बाद लाइबिलिटीज भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल की होंगी और जो नेटवर्थ है वो भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल की होगी। तो जो हमारे पास एनुअल स्टेटमेंट्स हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास है जी पर्सनल बैलेंस शीट या सिंपल बैलेंस शीट। जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट records the money received and money spent. It is also called income and expenditure account in case of non-profit making organization. जो ये स्टेटमेंट है, जो ये वाला डॉक्यूमेंट है, इसके एंड पे कंपनी या पर्सनल जो स्टेटमेंट है वो ये जाहिर करेगी कि जो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन है
उसका ये पिछला साल जो गुजरा है वो मुनाफे का गुजरा है कि लॉस का गुजरा है। अब ये स्टेटमेंट आपके सामने इस तरह की दिखेगी जिसमें आपकी 1 साल की इनकम, जो वो टाइम फ्रेम की आप इनकम लिखेंगे, उसके बाद आप उस 1 साल के खर्चे लिखेंगे और फिर आप एंड पे कंक्लूड करेंगे इनकम माइनस एक्सपेंस कि आप पॉजिटिव में गए कि नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव में जाते हैं तो आपका प्रॉफिट हुआ, अगर आप नेगेटिव में जाते हैं तो आपका लॉस हुआ। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। तो जो हमारे पास एनुअल स्टेटमेंट, इसमें 2 डॉक्यूमेंट हैं, एक बैलेंस शीट है और एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसके बाद आ जाता है जी आपके पास ऑडिटिंग। जो ऑडिटिंग है वो फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एग्जामिनेशन है, उनको एग्जामिन करना है किसी कानून के तहत। और जो हमारा स्कोप है वो कानून है पाकिस्तान के तहत, उनको चेक करना है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, क्या वो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक लीगल हैं कि नहीं, इसको एग्जामिन करना है। ये ऑडिटिंग में आएगा। ऑडिटिंग की जिम्मेदारी किसी भी कंपनी की डायरेक्टर की होती है कि वो अपने अकाउंट्स और अपने फाइनेंस को इतना क्लियर रखे कि वो ये कह सके कि अगर वो अपने अकाउंट्स की स्टेटमेंट निकलवाएगा तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी या पर्सनल एसेट्स रिप्रेजेंट करेगा। जबकि ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है कि वो इन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ एग्जामिन करे कि इनमें कोई घपला तो नहीं, इनमें से कोई फेक अकाउंट की तरफ तो नहीं ट्रांजैक्शन जा रही। और अगर जाती है तो वो जो ऑडिटर है, अगर इंटरनल ऑडिटर है तो सिर्फ अपने कंपनी के डायरेक्टर को रिपोर्ट करेगा, लेकिन अगर वो एक्सटर्नल ऑडिटर है, हुकूमत की तरफ से ऑडिटर है, तो वो हुकूमत को भी बताएगा कि ये डिस्क्रिपेंसीज थी। अच्छा जी, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल ऑडिटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ examining an organization financial record to determine if they are accurate and in accordance with any applicable rule, regulation and law. The company account should be accompanied by auditor's report. Purpose of a report is to provide members of the company and public with assurance that accounts give a true and fair view of the state of affairs of a company. It is not practicable for auditor to check every financial transaction. They work by examining adequacy of the company's finance procedures and making detailed check on small sample of transactions. जो ऑडिटर है, जो नॉर्मली बैंक्स होते हैं उनकी तो मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस पर डे है। तो जो ऑडिटर्स हैं वो हर एक ट्रांजैक्शन को मेक श्योर नहीं कर सकते कि वो ऑडिट करें, तो वो रैंडमली ट्रांजैक्शंस निकाल के उनको चेक कर लेते हैं और उनसे ऑडिट कर लेते हैं। फिर आगे आगे जी ऑडिटिंग। जो ये ऑडिटिंग सेक्शन का क्वेश्चन है वो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिटिंग है, जिसके अंदर आप तीनों स्लाइड का मटीरियल लिखेंगे। The primary responsibility of preventing and detecting fraud lies with the director of the company, not with the auditor. However, the auditors are also expected for finding anything seriously misleading the financial statements. If they find evidence of fraud, they have a duty to report it to the director. आगे आ गया जी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के अंदर एनाटमी ऑफ अ सॉफ्टवेयर हाउस। ये हमारा दूसरा सेक्शन है, इसलिए इंशाल्लाह हमने इसको कंप्लीट करना है। इसके अंदर हम कवर क्या क्या करेंगे, इसके अंदर हम कवर करेंगे एनाटमी सॉफ्टवेयर हाउस, एनाटमी ऑफ अ टिपिकल सॉफ्टवेयर हाउस और एग्जांपल्स। अब एनाटमी क्या होती है? एनाटमी इज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल वर्किंग एंड हायरार्की चार्ट। एनाटमी इस तरह की दिखती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें सबसे लोअर लेवल पर जो काम करने वाले हैं वो एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी उनकी है। अगर डेवलपर है तो उसने कोड डेवलप करना है, अगर वो मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्शन है तो नीचे वाले जो मजदूर तबका है वो कंस्ट्रक्शन करेगा, लेकिन उसके ऊपर मैनेजेरियल स्टाफ और उसके ऊपर हेड है। मैनेजेरियल स्टाफ ने इन लोगों को मैनेज करना है और उन्होंने हेड के मुताबिक मैनेज करना है, और हेड जो है वो पॉलिसी मेकर होता है कंपनी का। जो सबसे ऊपर बैठा होता है उसकी एग्जीक्यूशन जो है जिम्मेदारी नहीं होती, वो मैनेजर्स और एग्जीक्यूशनल स्टाफ की जिम्मेदारी। लेकिन जो सबसे टॉप पे बंदा बैठा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर कोई बाहर का क्लाइंट है तो वो नीचे वाले बंदे से नहीं पूछेगा, वो ऊपर वाले बंदे से पूछेगा जी हाँ जी आपने काम सही किया नहीं किया, क्या वजह थी और उसमें मसला क्या है। क्वालिटी डिलीवर करना ऊपर वाले शख्स की जिम्मेदारी है। इसके बाद हमारे पास टेक्सोनॉमी या जो एनाटमी है उसके अंदर कलर कोड भी होता है, जो कलर कोड इस्तेमाल किया जा सकता है टीम की रिप्रेजेंटेशन के लिए। मुख्तलिफ टीम्स मुख्तलिफ कलर कोड से रिप्रेजेंट की जा सकती हैं।
फिर आ जाती है जी सॉफ्टवेयर हाउस की डेफिनेशन। वो क्या है? अ सॉफ्टवेयर हाउस इज अ कंपनी दैट प्राइमरीली प्रोवाइड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। दीज कंपनीज में स्पेशलाइज इज इन बिजनेस or consumer software or software as a service products. The common definition is that the company is mainly interested in developing and distributing software products. अ, इसके अलावा और बहुत सारी डेफिनेशन भी हो सकती हैं, लेकिन आप पेपर में यही लिखेंगे नंबर लेने के लिए। जो आसान उर्दू उसमें जो सॉफ्टवेयर हाउस है वो बेसिकली डेवलप करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को। जो आज के लेक्चर का सबसे अहम टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ अ सॉफ्टवेयर हाउस, जिसके अंदर ये डायग्राम सबसे अहम है। और जो ये डायग्राम है इसके अंदर ये एसेंशियल नगेट्स हैं: शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, क्लाइंट सर्विसेज डिपार्टमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, जो स्लाइड है 31 से लेके 54 तक, उसमें इन नगेट्स, इन इन जो कीवर्ड्स हैं इनको एक्सप्लेन किया गया। अब जब पेपर में आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपसे सिंपल सा सवाल पूछा जाएगा, राइट एंड एक्सप्लेन एनाटॉमी ऑफ अ सॉफ्टवेयर हाउस, जिसमें आपने ये डायग्राम बनानी है। और उसमें डायग्राम बनाने के बाद आपने एक एक कीवर्ड को, एक एक नगेट को जो ये यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, इसको आपने 4 या 5 लाइनों में लिख कर एक्सप्लेन करना है। अब ये है क्या, ये मैं आपको अगली स्लाइड्स में प्रेजेंट कर देता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने स्लाइड्स को जल्दी गुजारना, मैं आपको उर्दू में यहाँ पे ही समझाता हूँ कि इस स्लाइड के अंदर समझाया क्या गया है। अच्छा, जो ये स्लाइड समझाने से पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी है जी, जिस यूनिवर्सिटी, उसके 3 बहुत काबिल स्टूडेंट थे, वो पास आउट हुए, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर हाउस बना लिया। जब उन्होंने सॉफ्टवेयर हाउस बनाया तो उन्होंने कहा कि जी हम 33% शेयर ले लेते हैं, 1% पीछे बन गया, बच गया, उन्होंने सरमुराद को दे दिया। अब 4 ओनर हैं और 4 ओनर जो हैं उनकी परसेंटेज ऑफ शेयर 3 के 33% है और 1 का 1% है। ये कंपनी जब बनाई उसके 3-4 साल के अंदर इसको अच्छा फीडबैक मिला और 10-12 साल में ये बहुत अच्छी कंपनी बन गई और बहुत प्रोफेशनल कंपनी बन गई। तो जो इसके फाउंडर थे, ये 4 लोग, इन चारों लोगों ने ये कहा कि हम अब कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं करेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के मुनाफे से कंसर्न है। हम जिम्मेदारी चलाने की जिम्मेदारी भी खुद नहीं लेते हैं, हम उसके लिए डायरेक्टर हायर कर लेते हैं। तो जो हमारे पास शेयर होल्डर हैं, यहाँ सिर्फ वो लोग आएंगे जिनकी ओनरशिप है कंपनी की और वो परसेंटेज में होगी। जो मैंने अभी आपको मिसाल दी उसमें 3 लोगों की 33% ओनरशिप थी और एक शख्स की 1% ओनरशिप थी। तो शेयर होल्डर का सिर्फ और सिर्फ कंपनी के अंदर हिस्सा होता है, वो चलाने की जिम्मेदारी नहीं लेता। लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑर्डर ज़रूर दे सकता है। वो ये कह सकता है कि मेरा इंटरेस्ट है कि जी इसका मुनाफा हर साल बढ़े, और 99% जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका सिर्फ यही इंटरेस्ट होता है कि मुनाफा बढ़े कंपनी का। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रोफेशनल पीपल हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं कि हम कंपनी चलाएंगे, लेकिन इस कंपनी को चलाने की हम अच्छी तनख्वाह लेंगे हर महीना। तो जो सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे होते हैं वो कंपनी के ओनर नहीं होते, लेकिन उनको, उनकी जिम्मेदारी होती है कंपनी चलाना, और उसको कंपनी चलाने की बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्योंकि कंपनी चलाने की जिम्मेदारी लेते हैं, इसी वजह से वो हर डिपार्टमेंट का, और उनको इख्तियारात बहुत ज़्यादा दिए जा सकते हैं। जो शेयर होल्डर हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिलेक्ट, उसमें बंदा, डायरेक्टर्स में बंदा ऐड भी कर सकते हैं और बंदा रिमूव भी कर सकते हैं। उनको पावर्स असाइन भी कर सकते हैं, उनकी पावर्स रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, जिसमें से एक पावर ये है कि वो हर डिपार्टमेंट का चीफ एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट कर सकता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट जितना मर्जी बड़ा हो, उसका एक चीफ एग्जीक्यूटिव होगा जिसको आप हेड भी कह सकते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट का एक चीफ एग्जीक्यूटिव होगा जिसको आप हेड भी, यानी ये हर डिपार्टमेंट का एक चीफ एग्जीक्यूटिव है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव्स को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग स्टाफ में से किसी को प्रमोट भी कर सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव के लेवल पे। फिर आ जाते हैं डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट का मकसद है एक सॉफ्टवेयर हाउस में। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मकसद है कि जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सॉफ्टवेयर हाउस बेच रहा है उनको मार्केट किया जाए। जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो सेल्स को मॉनिटर करेगा, सेल्स को रजिस्टर करेगा। जो क्लाइंट सर्विस है वो क्लाइंट सर्विस की क्वालिटी को मेंटेन करेगी और वो फीडबैक लेगा डिपार्टमेंट के जो
क्लाइंट्स हैं उनको प्रोडक्ट और सर्विसेज अच्छी क्वालिटी की कंसिस्टेंट तरीके से मिलती है। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है वो डेवलपमेंट की जिम्मेदारी लेता है, जिसमें कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाएगा और उसके बाद फिर वो सेल किया जा सकता है, मार्केट किया जा सकता है। जो फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया जा सकता है, इसमें फाइनेंशियल्स को मैनेज किया जा सकता है। ये डिपार्टमेंट्स कंट्रोल करेंगे कौन, चीफ एग्जीक्यूटिव, क्योंकि डायरेक्टर डायरेक्शन देंगे कि जी हमें कंपनी को इस लेवल तक लेकर जाना है तो आप ये चीज़ इंप्रूव करें। वो चीफ एग्जीक्यूटिव्स को बता दी जाएगी, चीफ एग्जीक्यूटिव्स के गोल्स सेट हो जाएंगे और जब चीफ एग्जीक्यूटिव्स के गोल्स सेट हो जाएंगे तो डिपार्टमेंट्स उन गोल्स को मीट करने के लिए दिन रात लगातार काम करता रहेगा। अब आ जाते हैं कि इन कीवर्ड्स को स्लाइड में कैसे एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहला जो हमारे पास कीवर्ड या नगेट है वो है शेयर होल्डर। ओनर ऑफ द कंपनी इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वोट ऑन इश्यूज, सेम फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज। ये 3 काम करता है जी शेयर होल्डर। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिप्रेजेंट शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, governing the organization by establishing broad policies and setting out strategic objectives, selecting, appointing, supporting, and reviewing the performance of Chief Executive Officer, terminating Chief Executive Officer, ensure the availability of adequate financial resources, approval of annual budget, accountable to the stakeholders for the organization's performance, set the salaries, compensation, and benefit of senior management. Chief Executive appointed by Board of Directors, communicate on behalf of the company with shareholders, government entities, and the public. Lead the development of the company's short and long-term strategies. Create and implement the company on or organization vision and mission. Evaluate the work of other executive leaders within the company. फिर एग्जीक्यूटिव की जो टीम है जो हर डिपार्टमेंट के अंदर, वो क्या करेंगे, वीपी, सी लेवल ऑफिसर managed by CEO in charge of day-to-day functional areas, meeting regularly to coordinate strategy and budget, etc. Manage the group business as a whole, have executive authorities within the individual areas of responsibility, and have the duty to develop the company's operations in line with the targets set by the board of directors and CEOs. Marketing department may create awareness of and develop the brand your marketing, communicate with target audience, and build and develop customer relations, help with marketing plans, advertising, direct marketing, and campaigns, support marketing managers in delivering agreed activities, organize and attend events such as conference, seminar, reception, and exhibition, source and secure sponsorship, conduct market research, for example, using customer questionnaire and focus groups. Sales, conduct market research to identify selling possibilities and evaluate customer need. Actively seek out new sale opportunities through cold calling, networking, and social media. Set up marketing with potential clients and listen to their wishes and concerns. Prepare and deliver appointment presentations on product services. Create frequent reviews and reports with sales and finance data. Ensure the availability of stock for sale. Negotiate close deals and handle complaints and objectives. Client services, develop and maintain existing client relationships, interact and correspond with prospective clients, identify and develop, maintain, एक मिनट class. Identify, develop and maintain the relationship with potential clients to uh, build revenue for attaining set revenue targets, develop and execute yearly formal business plan for assigned territory. Clients identify decision makers, identify services and products to meet client issues, direct development of client customized solution, negotiate with client for efficient service and delivery at profitable fees, ensure services are priced correctly for client expansion opportunities. Software development department जो है, develop, manage and prepare best software development team, guide, coach and mentor software development engineers, provide project management and technical
leadership for every aspect of software, prepare life cycle of different projects inclusive of research, design, development, evaluation, testing, along with the delivery, supervise architecture plus lead effort to develop technical roadmap for project, establish and stimulate software development standards and processes along with best practices for delivery of scalable and high quality software, performs closely with engineers, developers and product managers throughout organization to influence product development, assisting or improving products. और आखिरी हमारा डिपार्टमेंट फाइनेंस एंड एडमिन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल aspects of financial and management and control, effective financial reporting in a timely, accurate, relevant and informative manner, generally general administration duties. अच्छा जी, ये वो सारे सेंटेंसेस हैं जो आप समझ के अपने पास में लिख सकते हैं। मुझे हेडिंग लाजमी चाहिए और मुझे हेडिंग के अंदर 3 से 4 लाइनें चाहिए एक्सप्लेनेशन की। ये सवाल अहम है जो आपके साथ अभी डिस्कस किया गया। उसके बाद उसने एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी है, उसकी जो सर्विसेज ऑफर्ड हैं वो शो किए हैं और उसकी जो हायरार्की या एनाटॉमी है वो डिस्प्ले किया। क्लास यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप ऑडियो से मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं लेक्चर एंड कर देता हूँ। क्लास अगर कोई क्वेश्चन नहीं है मुझे तब भी बता दें ताकि मैं फिर लेक्चर एंड करूँ। सर प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ा सा बता दें कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है। कौन से प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हो? फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की? जी सर। डॉक्यूमेंटेशन नॉर्मली जो डॉक्यूमेंटेशन की टेम्पलेट है वो आपको वेबसाइट या आपके सीनियर से मिल जाएगी और जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है वो चैप्टर वाइज आप वहाँ पे लिखोगे। इंट्रोडक्शन ठीक है में सर। कीजिए आप। बेसिकली मुझे खुद से जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है वो तो मैंने 2010 में बनाया था, तब से मैंने ये भी डॉक्यूमेंट दोबारा देखा नहीं है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट आप एक दफ़ा शाहजी को कांटेक्ट कर लो, सीआरसी को, शाहजी आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कर लो या फिर वेबसाइट पे देख लो, आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो उस डॉक्यूमेंट में जो भी ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है आप उस स्ट्रक्चर के हिसाब से अपना थीसिस राइट कर लो। सर टेम्पलेट वही मेरे पूछ रहे हैं कि अगर आप अगर टेम्पलेट का पूछ रहे हो तो मेरे पास टेम्पलेट है नहीं और मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है कि मैं टेम्पलेट मेंटेन करूँ आपको देने के लिए। जिम्मेदारी तो नहीं है, वैसे हम हेल्प के लिए पूछ रहे थे सर आपसे। नहीं, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। इसी वजह से मैंने आपको आइडेंटिफाई किया कि ये आपका सीआर और शाहजी ये दो कंसर्न पर्सन है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। थैंक यू सर। ओके क्लास, मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ने आपको, आपके घर वालों को सेहत, तंदुरुस्ती और अच्छी सेहत अता की है। और अगर खुदा न खास्ता किसी को मुश्किल, अल्लाह पाक उसकी मुश्किल को आसान कर दे। ये मुश्किल वक्त जा रहा है और इसमें हर शख्स पे कोई ना कोई किसी किस्म की मुश्किल आई है, लेकिन मोमिन जो है वो नाउम्मीद नहीं होता। वो मुश्किल वक्त में भी अल्लाह पाक से दुआ करता है। तो जब भी आप नमाज़ पढ़ें या अल्लाह से दुआ करें तो मुझे और अपने बाकी क्लास फेलोज़ को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है जी। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।